हमारे तो बस के बाहर है, इसमें इतना पैसा लगता है। आप कोई भी गवर्नमेंट नौकरी कर लो, इतना पैसा कभी भी नहीं आप बना पाओगे। क्या आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो नगर निगम की देन है। वो लेनदारी पर जब आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो ये नहीं देखते कि आपके ऊपर क्या स्थिति चल रही है। दोस्तों, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग प्राइवेट कंपनीज के भी बारे में जानते हो, प्राइवेट एयरलाइंस भी आप जानते हो। अब तो हम लोगों ने प्राइवेट ट्रेन के भी बारे में सुन लिया और समझ लिया। लेकिन क्या पूरा का पूरा शहर प्राइवेट हो सकता है? पूरा का पूरा एक ऐसा हिल स्टेशन जो कि प्राइवेट हो सकता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं लवासा शहर की, जो इस टाइम पर न्यूज में है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत का पहला ऐसा हिल स्टेशन जो कि पूरे तरीके से प्राइवेट हो गया है। साथ में अभी इसको हाल ही में 1800 कुछ करोड़ में बेच भी दिया गया है। आखिर कैसे हुआ? क्या कोई शहर प्राइवेट हो सकता है? क्या कोई हिल स्टेशन प्राइवेट हो सकता है? और अगर होता भी है तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? आखिर इसको बेचा कैसे गया 1800 कुछ करोड़ में? और अब आगे क्या होने वाला है, वो सारा फैक्टर आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे कहानी को कि आखिर ऐसे हो कैसा गया और लवासा शहर न्यूज में चल क्यों रहा है। दरअसल एक व्यक्ति हैं जो कि भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनका नाम है अजीत गुलाबचंद। आपको मैं पिक्चर में दिखा देता हूं। ये है अजीत गुलाबचंद, ये भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जाने माने। ये देश विदेश अपने काम की वजह से घूमा करते थे। इसके अलावा अगर आपको बता दूं पहले ही, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी है, उसके चेयरपर्सन है ये देश विदेश जब घूमते थे तो उसमें इन्होंने, जब ये एक बार इटली गए, तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये इटली के फिनो शहर की पिक्चर है। ये जो फिनो सिटी है, ये इतना ब्यूटीफुल है कि ये लेक्स के किनारे पर ऐसे ही बसा हुआ है और पूरे हिली एरिया में ऐसे आप देख रहे हो, नीचे से ऊपर आपको फार्म हाउस ही फार्म हाउस दिखाई देंगे। आप देखो यहां पर वादियों में, घाटियों में फार्म हाउस बसे हुए हैं। इतना खूबसूरत शहर देखते ही अजीत गुलाबचंद के दिमाग में आया कि क्या हम भी ऐसे शहर में रह सकते हैं। इसके अलावा फिर ये जब अमेरिका गए तो अमेरिका में इन्होंने एक और शहर देखा जिसका नाम है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा भी सेम इसी तर्ज पर बसा हुआ है, समुद्र के किनारे। और यहां पर भी आप देखोगे वैली एरिया में बसा हुआ है एक ऐसा शहर जहां पर वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज है। अजीत गुलाबचंद के दिमाग में आया, जब ऐसे शहर बसाए जा सकते हैं तो भारत में भी एक ऐसा शहर क्यों नहीं हम बसा सकते हैं जो कि सपनों का शहर कहलाए। ये भारत आए और इनकी कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया, मतलब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ने मार्केट से पैसा उठाया और फैसला लिया कि ये पुणे के पास में एक शहर बसाएंगे जो कि डेक्कन प्लेटू के ऊपर स्थित होगा। हम सभी को पता होना चाहिए, मैं बात कर रहा हूं इस टाइम पर इस पर्टिकुलर हमारे देश के हिस्से की। ये वाला जो हिस्सा है महाराष्ट्र वाला, ये वेस्टर्न घाट के ऊपर स्थित है। जाहिर सी बात है, वेस्टर्न घाट है तो पूरा वैली एरिया है, ये हिल वाला हिस्सा है। जब इस शहर की स्थापना करने की बारी आई, ये बात थी साल 2000 की, जब पहली बार इस शहर को बनाने की बात करी गई। लेकिन किसी भी शहर को क्या आप ऐसे बसा सकते हो? सवाल ये पहले उठता है। आंसर है हां, आप ऐसे किसी भी शहर को बसा सकते हो। देखिए, एक तो आमतौर पर होती है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी ले ली, अपनी प्रॉपर्टी में आप कुछ भी बनाइए। जैसे मान लो आपने 1 एकड़ जमीन ले ली, 2 एकड़ जमीन ले ली, आप लोगों ने सुना होगा, समझ आता है, यहां पर लोग फार्म हाउस बना लेते हैं। लेकिन अगर आप 25,000 एकड़ जमीन खरीद लो एक बार में, तो क्या आप उसमें पूरा शहर बसा सकते हो? बिल्कुल बसा सकते हो, लेकिन यह मामला बड़े स्तर का होता है। ये मेरे और आपके जैसे लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे तो बस के बाहर है, इसमें इतना पैसा लगता है। आप कोई भी गवर्नमेंट नौकरी कर लो, इतना पैसा कभी भी नहीं आप बना पाओगे कि आप इस तरीके का शहर बसा सको। इवन इसका 10% भी आप नहीं बसा सकते, इवन 1% भी आप नहीं बसा सकते। तो ये बहुत बड़े लेवल का गेम है। जो वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है, वहां पर 25,000 एकड़ जमीन ली एक साथ, मतलब आप ऐसे समझ लो पूरे का पूरा पहाड़ खरीद लिया और वहां पर एक सिटी प्लान लाया गया कि हम यहां पर एक शहर बसाएंगे। ये बात है साल 2000 की। लेकिन ऐसे शहरों को बसाने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन बहुत लेनी पड़ती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का काम आप कैसे कराओगे वहां पर, उसके लिए परमिशन चाहिए। पानी का आप काम कैसे कराओगे, सीवर ड्रेनेज सिस्टम कैसे होगा, इंटरनेट की फैसिलिटी कैसे दोगे, और इसके बाद पूरा एक प्री स्ट्रक्चर्ड प्लान कि आपका शहर कैसा होगा और उसमें आप कौन कौन सी फैसिलिटी दोगे। साल 2000 में जब इस सिटी का प्लान लॉन्च होता है तो 2003 तक यह प्लान लगातार खबरों में रहता है, मार्केट में। इवन यहां पर दावा यह किया जाता है कि यह एक ऐसा शहर बसाया जाएगा, लवासा शहर, जहां पर दुनिया भर की एमएनसीज के ऑफिस तो होंगे ही होंगे, साथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी एक मिनी कैंपस होगा। इतना ही नहीं, यहां तक यह कह डाला गया कि फुटबॉल का जो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब है, जिसके रोनाल्डो भी मेंबर रह चुके हैं और एक टाइम पे डेविड बेकहम ने भी मैनचेस्टर क्लब में अपना टाइम बिताया हुआ है, तो उसकी भी एक ब्रांच यहां पर होगी। आप समझ लो किस लेवल तक प्रमोशन किया गया। जब इस शहर का प्रमोशन होने लगा
तो भारत के लोग अपनी गाढ़ी कमाई यहां पर इन्वेस्ट करने लगे। सभी ने चाहा कि ये तो एक सपनों का शहर होगा, एक खूबसूरत शहर होगा, एक बहुत ही भव्य शहर होगा, ऐसी जगह पर हम अपना रिटायरमेंट प्लान क्यों ना लेकर जाए। ऐसे लोग जो कि अपने जीवन भर की कमाई कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर लगाना चाहते थे कि आखिर में वो चाहते थे कि एक वो पीसफुल स्थान में रहे, लोगों ने यहां पर जमीन खरीदना शुरू किया। धीमे धीमे करके प्लान आगे बढ़ा, साल 2008 आ गया। इस शहर को इतना खूबसूरती से प्लान किया गया कि फैसला यह लिया गया कि इस शहर को 5 सेक्टर में डिवाइड किया जाएगा। मतलब आप यह समझ लो 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा। हर एक सेक्टर को एक लेक का एक्सेस दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए लवासा शहर झीलों के किनारे पर स्थित है। मतलब आप यह समझ लो ये जो शहर बसाया गया था इसके 5 हिस्से किए गए और हर एक सेक्टर के लिए अपनी एक झील दी गई। अब आप सोचिए क्या ही लेवल की खूबसूरती होगी। जब ये प्लान स्ट्रक्चर बाहर आया तो लोगों का और पैसा लगना शुरू हो गया। लोगों ने यहां पर अपने सपने देखने शुरू किए कि हमारा भी एक लवासा शहर में घर होगा। लेकिन दिक्कत आती है 2008 से लेकर 2010 तक काम बहुत तेजी से चला। 2010 में एक कंपनी सामने आ जाती है या एक संस्था सामने आ जाती है, आप बोल सकते हो। इस संस्था को बोलते हैं एनसीएलटी। क्या बोलते हैं? एनसीएलटी। यह भारत की सरकारी संस्था है जिसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इस कंपनी का यह काम है, या आप बोल सकते हो इस संस्था का यह काम है कि पूरे भारत भर में कहीं पर भी कोई अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसे मॉनिटर करना और रोकना। अब एनसीएलटी का नोटिस पहुंच जाता है साल 2010 में किसको? लवासा सिटी के मालिक जो कि इस शहर को बना रहे थे, जिनका नाम है अजीत गुलाबचंद। अब ये नोटिस इनके पास क्यों पहुंचता है समझिएगा। देखिए मानक होते हैं जब आप किसी भी शहर को बसा रहे हो, ठीक है, अगर वो शहर समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर है तो आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप राज्य सरकार से परमिशन लेकर उसे बना सकते हो। लेकिन ये जो शहर है ये 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित था, तो इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से तो परमिशन ली थी लेकिन केंद्र सरकार से कोई परमिशन नहीं ली थी इसकी। दूसरा एक और क्राइटेरिया है इसमें, आप कोई ऐसी जगह बसा रहे हो जहां पर 1000 से अधिक परिवार की बसावट होगी, वहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर भी लवासा शहर में 1000 तो नहीं 2 लाख लोगों का पूरा परिवार बसाया जा रहा था। तो आप समझ लीजिए कि यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली गई। इसी वजह से इनको नोटिस आया किसका? एनसीएलटी का। अब कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जब नोटिस आता है तो उसके बाद ये चक्करों में इन घेरे में पड़ जाते हैं सरकारी। अब ये परमिशन नहीं ली गई, केस दाखिल होता है। इसके बाद दूसरी तरफ धीमे धीमे इनकी मुश्किल बढ़ने लगती है, लोगों की शिकायतें मंत्रालय तक लगातार पहुंचने लगती है। लोगों का कहना था कि यहां पर पर्यावरण का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लोगों का कहना था कि जीव जंतु इतनी बड़ी तादाद में बेघर हो रहे हैं और इसके अलावा जो पर्यावरण के मानक हैं उनका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जितने लेवल पर पेड़ों की कटिंग करी जानी थी उससे कहीं ज्यादा पेड़ काट दिए गए। अब ऐसे में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की स्थिति खराब होती गई। मार्केट से हजारों करोड़ उठा रखा था पहले ही। तो देनदार होते हैं वो लेनदारी पर जब आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो ये नहीं देखते कि आपके ऊपर क्या स्थिति चल रही है। धीमे धीमे करके हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन इस दबाव में आती जाती है और एक टाइम के बाद यह शहर खंडर में बदलने लगता है। लोगों का जो पैसा है, आप खुद सोचिए, इस शहर में आपने तो अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगा दी। मान लो आपने 1 करोड़ का एक प्लॉट यहां पर ले लिया, या फिर आप ये मान लो 50 लाख का आपने कोई यहां पर फ्लैट बुक कराया। आपके वो जीवन भर की गाड़ी कमाई है जिसके लिए आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया हुआ है। आप तो लोन चुका रहे हो, लेकिन क्या आपकी जमीन आपको मिलेगी? क्या आपका घर आपका बन के मिलेगा? मामला तो कोर्ट में लटक गया, मामला सरकारी दांव पेच में पलट गया। तो जितने भी यहां पर ग्राहक थे वो सब यहां से भागने लगे। इवन इतना ही नहीं, जितनों की बसावट भी हो गई थी थोड़े बहुत की, वो भी शहर को छोड़ छोड़ के भागने लगे औने पौने दाम में बेचकर कि हमें इन चक्करों में नहीं फंसना। फाइनली 2018 में यह केस पूरे तरीके से कोर्ट में दाखिल हो जाता है और तब से इसको दिवालिया शहर डिक्लेयर कर दिया जाता है। 5 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार अभी यह फैसला आया है कि एक कंपनी है मुंबई की जो इसे खरीदना चाहती है, जिसका नाम है डार्विन। वैसे डार्विन ने पहले ही अपील फाइल कर दी थी, लेकिन यह केस चल रहा था। अब डार्विन को यह स्वीकृति दे दी गई है कि वो इस पूरी जमीन को खरीद सकते हैं। डार्विन को यह बोला गया है कि आप इसके लिए 1800 करोड़ का भुगतान करिए। अब ये 1800 करोड़ में से आप समझ लो 450 करोड़ का भुगतान
हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को उन लोगों को करना है जिन्होंने यहां पर घर ले लिया था, जो कि यहां पर बसे हुए थे, छोड़ के इसको चले गए, तो उनको उनके घरों का भुगतान करना है 450 करोड़ में। इसके बाद करीब करीब 930 करोड़ की धनराशि दी गई है उनके लिए जिन्होंने यहां पर जमीन ली थी लेकिन घर नहीं बनाया था, उनका भुगतान करना है। बचा हुआ जितना भी करीब 400 करोड़ है वो एक तरीके से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को मिला है। अब ये जो डार्विन है, ये मुंबई की कंपनी है, ये इसको बनाएगी अगले 5 साल में। डार्विन एनसीएलटी के सारे मानकों पर ध्यान रख के इस पूरे शहर को बसाएगी, लेकिन हां, डार्विन ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि जब ये बन के तैयार होगा तो ये प्रोजेक्ट करीब करीब 6600 करोड़ का होगा। मतलब सीधी सी बात है, आप ये समझ लो कि ये शहर अगले 5 सालों में एक बार फिर से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ बनके तो तैयार होगा। लेकिन आप खुद समझ लीजिए, डार्विन ने इसके लिए 1800 करोड़ पे किए हैं। डार्विन इसको वसूलेगा 6600 करोड़ की लागत में। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बसावट में पैसा आएगा। आज की डेट में इस शहर में रोडों पर काई लग चुकी है, दीवालों की तो छोड़िए, रोडों पर काई लग चुकी है, इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी शहर को बसाते हो, ये पहली बार नहीं हो रहा है, भारत में बहुत ऐसी सोसाइटीज है, आप कहीं पर भी ऐसा ले लीजिए। आपने दिल्ली एनसीआर के अंदर गौर होम्स का नाम सुना होगा, वेव सिटी का नाम सुना होगा। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने अपने मिनी सिटी पूरे बसा देती हैं। मतलब एक बड़ी सी जमीन का टुकड़ा लेते हैं सरकार से और उसके बाद अपना ही पूरा शहर वहां पर बसाते हैं, उसको सेक्टर्स में डिवाइड कर करके। जो प्राइवेट सिटीज होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये आपको फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी इनकी रहती है, इंटरनेट फैसिलिटी इनकी रहती है, नीट एंड क्लीन सिटी आपके लिए बसाते हैं, डेली सुबह शाम सफाई होती है, आपके घर पे ही आपको कूड़ा लेने वाला मिलेगा, आप केवल बाहर रख दीजिए, हर एक चीज आपको डोर स्टेप पर मिलती है, जिसके लिए आपसे एक अच्छा अमाउंट लिया जाता है, अच्छा पैसा लिया जाता है। क्या इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी होती है? आंसर है नो। तब तक नहीं होती है जब तक जो बिल्डर होता है, जो शहर को बसाता है, जब तक अगर वो उसमें बसावट रखना चाहे तब तक। लेकिन जिस दिन से वो उससे हाथ खींच लेगा, उस दिन से उसकी वहां पर कोई भी भागीदारी नहीं रह पाएगी। उसके बाद वो नगर निगम को ट्रांसफर हो जाता है। ये जो प्राइवेट सोसाइटीज होती हैं, इसमें नगर निगम की कोई भागीदारी नहीं होती है। ये नगर निगम से एफिलेटेड तो होते हैं। जैसे मान लीजिए आप नोएडा में रहते हो, तो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी से एसोसिएटेड तो होते हैं, लेकिन सर्विसेज हैं, जैसे कि आपके घर के बाहर डेली सुबह एक सरकारी कर्मचारी झाड़ू लगाने अगर आता है तो वो नगर निगम की देन है। क्लियर? आपके घर के बाहर अगर कोई कचरा उठाने आ रहा है, गाड़ी वाला जो कि बजा के आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो नगर निगम की देन है। लेकिन इन सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता है। इनके सारे प्राइवेट वर्कर्स हैं जो कि आपको इस तरीके की सेवाएं देते हैं। केवल 48 घंटे बचे हुए हैं नए बैच को स्टार्ट होने में। 26 जुलाई को यह नया बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 2024 के सभी एसएससी एग्जाम और सभी स्टेट एग्जाम को टारगेट करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पिछला वाला जो बैच हमारा खत्म हुआ है अभी हाल ही में, उससे प्रो लेवल होगा। इस बैच की एक और खास बात है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ईच एंड एवरीथिंग थ्योरी फॉर्मेट में तो कवर होगी। साथ में वन लाइनर का मैं आपको क्रैश कोर्स भी इसके साथ कराऊंगा, प्री और मेंस तक के लिए। इसके बाद कोई भी आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मेरा जो कंटेंट है वो एसएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए कितना ज्यादा प्रेडिक्टेड होता है। थैंक यू सो मच। और हां, स्पेशल ऑफर 40% ऑफ चल रहा है। ये ऑफ केवल 26 तारीख तक है, परसों तक है। उसके बाद मैं ये ऑफ नहीं दे पाऊंगा। तो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और इस पर्टिकुलर बैच का आप देख लीजिए किस तरीके से बैनर आपको दिख रहा है, इसी पे आपको एनरोल करना है। परसों से इस बैच को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।